हेलो एवरीवन, मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में झारखंड सरकार के द्वारा जो जारी किया गया हुआ मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर है, उसी के अनुसार से मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहा हूं। आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी बहुत सारे सवालों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इन सारे सवालों को अच्छी पूर्वक याद कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि जब आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से उसका जवाब दे पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की। एक किताब की नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस किताब की रचना जो है किन्होंने की थी, ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। मानतेस्क्यू जो थे वह इस किताब की रचना करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है कि जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली के संविधान के प्रारूप का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी जब 1791 में फ्रांस में संविधान असेंबली का प्रारूप जब प्रस्ताव रखा गया हुआ था, तो उन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी उनकी मुख्य उद्देश्य क्या क्या थी मैं आपको समझाता हूँ कि सम्राट की शक्तियों को सीमित कर देना, यानी जो वहाँ के राजा थे उनका जो शक्ति है उनको थोड़ा सा कम कर देना, सीमित कर देना, और 25 वर्ष से अधिक उम्र के सक्रिय पुरुषों को मताधिकार देना। ओके, और तीसरा इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की स्थापना करना। ओके, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह फ्रांस का सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था। तो उन्होंने जो पार्टी की गठन की थी उस पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है कि 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो 1917 से पूर्व जो है रूस पे जो इनका शासन था उनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है कि 1917 ईस्वी में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो जार शाही की घटना के पतन को जो कहा जाता है उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था वह ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था। तो धुरी शक्तियां जो किन किन देशों को कहा जाता था, तो जर्मनी, इटली और जापान देशों को जो है धुरी शक्तियां कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब क्या दिया हुआ आप लोगों का कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जा गया। तो सबसे अच्छे जंगलों को जो कहा गया था वह आरक्षित जंगल कहा गया हुआ था और अभी भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे। तो सिंधु कान्हू जो विद्रोह के नेता थे उनका नाम था संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, अभी भी हम लोग सिद्धू कान्हू को झारखंड के लोग बहुत ही इज्जत प्रतिष्ठा के साथ उनको हम लोग मानते हैं। ठीक है, जब आप कभी हजारीबाग आइएगा तो देखिएगा आपको उनका मूर्तियां भी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है पूरा दुनिया में वह है 7वां। ओके, याद कर लीजिएगा, यह सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो वह स्थान का नाम क्या है। तो उस स्थान का नाम है कन्याकुमारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो इनमें से जो चार आपके एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं इनमें से कौन जो है हमेशा से बर्फ में ढका हुआ रहता है। तो महान हिमालय जो है हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची जो चोटी का नाम है वह महेंद्रगिरी नाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं
तो प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं? तो प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वह वर्षाकालीन जल प्रवाही नदियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया आप लोग का कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो सुंदरवन के डेल्टा का जो निर्माण है कौन नदियां बनाती हैं? तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोनों मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सारे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर आपको बहुत ही आपके यूजफुल की चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है जुलाई के प्रारंभ में जो है मानसून का आगमन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो 18 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। मौसम समाचार जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया हुआ है कि एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में है? तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बहुत अधिक शेरों पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको कभी भी ज्यादा पूछा जाए कि शेरों की संख्या सबसे ज्यादा कौन से उद्यान में पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही जो है भारत में सबसे ज्यादा शेरों की संख्या पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? तो विश्व में भारत की जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो स्थान है वह दूसरा है। अभी आप भले ही दूसरा कर दीजिए, लेकिन अगला बार से जब आपका किताब जब बदल जाएगा, जब अगर आपको एनसीईआरटी किताब मिलेगी, उस किताब में आप देखिएगा तो पहला स्थान आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए, आपको पहला ऐसे भी ऑप्शन में यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन भारत की जो जनसंख्या अभी वो विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गई हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया आप लोग का कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किनका है? तो एक अमेरिका के बहुत ही महान राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। वही इस भाषण को दिए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए तो आप लोग का जो है 22 देखिए क्या दिया हुआ है। तो 22 में आप लोग का लिखा हुआ है कि 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया? तो उनका नाम है परवेज मुशर्रफ। ओके, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्र जो उनका राष्ट्र का संविधान था उन्हीं को वो बदल देते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की अभी स्थितियां क्या हो गई होंगी। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो स्वतंत्र भारत का जो संविधान जो लागू हुआ है उस डेट को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। असहिष्णुता जो है भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग जो है चुनाव चिन्ह का जो है प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन हैं? तो इनमें से जो भारतीय सदन के दो भाग हैं उनका नाम है लोकसभा और राज्यसभा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था वीपी मंडल। ओके, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया हुआ है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह मौलिक अधिकार जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, संगठन और संघ बनाने की अधिकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया हुआ है, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है वह है 10 दिसंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है?
उत्पादन की जो पहली आवश्यकता होती है वह होती है जमीन, भूमि, ठीक है? अगर यही नहीं होगी तो आप उत्पादन कर नहीं पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? 4 उदाहरण आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, ओके? क्वेश्चन नंबर 33 हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति क्या है? एक सिंपल सवाल है, आप इसे बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा कृषि में विकास को ही हरित क्रांति कहा गया है, ओके? क्वेश्चन नंबर 34 किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो किस प्रकार की जनसंख्या? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, साक्षर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या जो है किसी भी देश का अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 35 मौसमी और परछन बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो मौसमी और जो परछन बेरोजगारी जो पाई जाती है वह ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। शहर क्षेत्रों में ये सबसे बेरोजगारी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ओके? क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो 36 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शिक्षा और चिकित्सा में जो है निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या दिया हुआ है कि निर्धानता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो इनमें से जो किस चीज पर विचार नहीं किया जाता है वह है मनोरंजन आवश्यकता पर विचार नहीं किया जाता है निर्धानता रेखा का निर्धारण करते समय, ओके? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या लिखा हुआ है। इस राज्य में सबसे कम जनसंख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो वह जो राज्य का नाम है उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, ओके? इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है वह है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता ही कहलाता है खाद्य सुरक्षा का अर्थ, ओके? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या दिया हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा, ओके? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करते हुए जाइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।